So hello everyone, welcome back, and this is going to be the last lecture on theory of the capital structure. In this video we are going to discuss about the undercapitalization and overcapitalization. ये undercapitalization और overcapitalization होता क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ. देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 36 से 41 तक है डिस्कस करने के लिए. अब मैं आपको पहले तो मीनिंग बताता हूँ. बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस चीज़ को समझेंगे. ये आपकी बैलेंस शीट है टी फॉर्मेट में. यहाँ होता है सर फिक्स्ड असेट्स, यहाँ होता है करंट असेट्स, यहाँ होता है आपका इक्विटी डेट यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर, और यहाँ होता है सर करंट लायबिलिटी. सो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 15 लाख, ये है 10 लाख, ये है 8 लाख, और यहाँ है 5 लाख. सो ये हो गया 20 लाख. 10 और 8 18 और 2 यानी कि ये भी हो गया 20 लाख. तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ध्यान दोगे तो कैपिटल हमारे पास में जो है टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज इज 18 lakhs which is greater than the fixed assets of 15 lakhs. इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि हमने पूरी तरीके से या सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल नहीं किया. हमारे पास में हमने एक्स्ट्रा इशू करके रख लिया. इसका मतलब ये मत समझिए कि आपके पास में कैश ज़्यादा पड़ी होगी ना. इसका मतलब ये है कि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं. ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं सर, ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं और लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए यूज़ होना चाहिए. सो 18 lakhs और 18 lakhs फिक्स्ड असेट्स होता तो हम बोलते प्रॉपर कैपिटलाइजेशन. बट क्योंकि हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा आ रही है, हमारा कैपिटल अगर ज़्यादा आ रहा है फिक्स्ड असेट से, सो विल कॉल इट एज ओवर कैपिटलाइजेशन. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. और मैं 2-3 तरीके बताऊंगा आपको, सिर्फ एक नहीं है, क्योंकि ये पार्ट अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पढ़ोगे ना तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है. पढ़ने के बाद में भी आपको ठीक से नहीं समझ में आएगा. ठीक है. तो हम वापस से एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे मान के चलो कि थोड़ी सी अब फिगर्स में बदल दूंगा. सो लेट्स से ये है 5 लाख, नहीं ये है 2 लाख, ये है 8 लाख. सो 10 और 2 12, 12 और 8 20. ठीक है. अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो लाइबिलिटी है, टोटल कैपिटल है वो है 12 लाख का, और मेरे पास जो फिक्स्ड असेट्स है वो है 15 लाख के. तो मेरे पास जो कैपिटल है वो कम है एज कंपेयर टू फिक्स्ड असेट्स. दैट इज़ आई विल कॉल इट एज अंडर कैपिटलाइजेशन. तो ये एक मतलब आपने समझा फिक्स्ड असेट्स और लाइबिलिटीज़ को कंपेयर करके. लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी इसमें मीनिंग्स हैं. दूसरा मीनिंग मैं बताता हूँ आपको. ओवर कैपिटलाइजेशन किसको बोलते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन का दूसरी तरफ से मीनिंग है कि आपकी कंपनी जितना अर्निंग होना चाहिए उतना नहीं कमा पा रही है. मैं उसको ये बोल सकता हूँ इनसफिशिएंट अर्निंग्स. यानी आपने कैपिटल एक्स्ट्रा ले लिया, जितना परसेंटेज आपने कमाना चाहिए उतना आप नहीं कमा रहे हो. और अंडर कैपिटलाइजेशन क्या हो गया कि आप एक्स्ट्रा अर्निंग्स कर रहे हो. ठीक है. लेकिन एक सेंस में आप उसको बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा अर्निंग्स है, या इक्वल नहीं बोलेंगे. अंडर कैपिटलाइजेशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. आप उसको एक्स्ट्रा अर्निंग मत बोलो, और ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा आपको ऐसे.
अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि लेट से आप मोबाइल फ़ोन की कंपनी है, लेट से एप्पल, ठीक है। अब एप्पल ने आईफोन बनाया, एप्पल ने प्रोडक्शन किया, लेट से 10 लाख यूनिट के आईफोन बनाए, उतनी फैक्ट्री बना सकती है एक महीने के अंदर में। लेकिन कंपनी के पास में 20 लाख आईफोन के ऑर्डर्स आ गए एक महीने में। यानी आप देख सकते हो कि मेरी कैपेसिटी एक महीने में बनाने की 10 लाख फोन्स की है, लेकिन ऑर्डर्स मेरे पास 20 लाख आए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी ना जब मैं 20 लाख ऑर्डर्स को फुलफिल करूंगा। सो यहाँ पे लिखने को तो मैं बोल सकता हूँ एक्स्ट्रा अर्निंग, लेकिन एक्स्ट्रा अर्निंग है नहीं, ध्यान देना अभी। अब मेरी तो कैपेसिटी लेकिन 10 लाख की ही है, मुझे और ध्यान देना, मुझे और वहां पे कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी कि मैं 20 लाख टोटल प्रोडक्शन कर पाऊं जो मार्केट के हिसाब से डिमांड में है। सो अगर मैं 20 लाख का प्रोडक्शन कर पाता हूं तो 20 लाख बेचूंगा तो मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान देंगे मेरी जो कैपेसिटी है वो 10 लाख की ही है। अब और 10 लाख का प्रोडक्शन की कैपेसिटी के लिए जो फैक्ट्री या स्पेस या लोग या मशीन्स मुझे चाहिए वो मैं नहीं लगा पा रहा हूं, उसके लिए लगता है पैसा। अब उसके लिए जो भी पैसा लगता है वो पैसा मेरे पास में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दोगे कि आपने कैपिटल कम रेस किया है, आपके पास इतना फंड है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे इनसफिशिएंट अर्निंग ऊपर लिखा हूँ, नीचे में लिख सकता हूँ इनसफिशिएंट फंड्स, एक्स्ट्रा अर्निंग्स नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए उसे ऐसे ही छोड़िए, आगे देखेंगे। तो आप दो तरीके से इस ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन को देखेंगे आपके सिलेबस में। इसके अलावा तीसरा भी तरीका है, वो बैंक्स को अप्लीकेबल होता है, एंड दैट विल बी कंफ्यूजिंग। सो फिलहाल, और अपने सिलेबस में भी नहीं है, सो फिलहाल के लिए उसे छोड़ के चलिए। सिलेबस के हिसाब से ये दो तरीकों से, अर्निंग्स और फिक्स्ड एसेट के कंपैरिजन से, आप ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन को डिफाइन करेंगे। आइए देखते हैं क्या हमारे सिलेबस में दिया हुआ है यहाँ पे। ओवर कैपिटलाइजेशन, explain the concept of over capitalization and under capitalization. It is a situation where a firm has more capital, मैंने बोला था 18 लाख, than its need, or in other words assets are worth less, assets less यानी कि 15 लाख, than its issued share capital, जितना भी शेयर कैपिटल है आपका 18 लाख का लेट से, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डेट को पकड़ा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा है। दूसरा तरीका, एंड अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट टू पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सो जो भी आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना है उतना आपके पास में पैसा ही नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हो ओवर कैपिटलाइजेशन। ध्यान देंगे, अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला इनसफिशिएंट अर्निंग। अब आपने अगर 10 लाख रुपए कमाए, अब इसमें से आपको, ध्यान देंगे, इसमें से आपको 8 लाख का इंटरेस्ट पे करना है और 4 लाख का डिविडेंड पे करना है, तो पे कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। 4 लाख हमेशा डिविडेंड पे करते आए हो, अब नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में अर्निंग्स इतनी है ही नहीं। 12 लाख रुपए तो टोटल पेमेंट करना बनता है, आपके पास में कितने? सिर्फ 10 लाख के, तो फिर कहाँ से होगा सर? सो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखने लायक। सो अर्निंग्स आर इनसफिशिएंट। दिस सिचुएशन मेनली अराइजेस व्हेन द एग्जिस्टिंग कैपिटल 18 लाख का इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ फॉल इन अर्निंग्स कैपेसिटी of the company, while company has raised funds more than its requirement. Company has raised funds more than its requirement, क्योंकि फंड्स ज्यादा रेज कर लिए 3 लाख के 18 माइनस 15, और मैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाया, इसीलिए मेरी अर्निंग्स कम हो गई। अगर मैं उसको ठीक जगह पे लगाता तो मेरे को उससे भी अर्निंग होती, और वो अर्निंग अभी नहीं हो पाई, और वो अर्निंग नहीं हो पाने की वजह से मेरी जो है अर्निंग इनसफिशिएंट कहलाई। और क्योंकि मैं अर्निंग्स नहीं मतलब अर्निंग्स उतनी नहीं ला पाया, इनसफिशिएंट रही, तो मैं इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं पे कर पा रहा हूँ। सो ध्यान देंगे, समझ रहा है आपके पास में क्या है। आपके पास में मान लो 10 लाख का पैसा था, 10 लाख में से आपने 8 लाख तो प्रॉपर लगा दिया, जिससे आप मान लो 80,000 रुपये कमाते हैं। आपने जो दो प्रॉपर नहीं लगाया वो है 2 लाख का, ये है ओवर कैपिटलाइजेशन, ये है आपका फिक्स्ड एसेट्स, और ये है आपका टोटल लाइबिलिटी। अब अगर ये 2 लाख का पैसा लग जाता यहाँ पे, तो इस पे भी 10% के हिसाब से 20,000 कमाते, टोटल कमाई होती 1 लाख की। लेकिन अब ध्यान देंगे, क्योंकि आपका 10 लाख 8 से ज़्यादा है, तो यहाँ से एक पता चला कि ओवर कैपिटलाइजेशन है। और क्योंकि 1 लाख की जगह 80,000 की ही अर्निंग है, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि इनसफिशिएंट अर्निंग है। और इनसफिशिएंट अर्निंग में क्या आया सर? ओवर कैपिटलाइजेशन। ये समझ में आई बात। अंडर कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन। ये तो आपने देखा ही
कि मेरे पास में फंड से 12 लाख के, लेकिन मेरे पास में असेट से 15 लाख के। तो सर ऐसे कैसे हो गया? मैंने असेट्स तो ऑलरेडी लगा के रखे हैं और मेरे पास अगर डिमांड है 3 लाख की, तो मेरे पास में कैपिटल कम है, यहाँ पे दिखता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट अगर देखा जाए तो। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे हुआ तो है करंट असेट करंट लाइबिलिटी में। वहीं तो दिक्कत है, कैपिटलाइजेशन मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं ले सकते आप, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। सो यहाँ पे 3 लाख की आपको कमी नज़र आती है और इसके बाद में आप अर्निंग्स नहीं कर पा रहे हो। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ स्टेट व्हेन इट्स एक्चुअल कैपिटलाइजेशन इज लोअर देन इट्स प्रॉपर कैपिटलाइजेशन एज वारंटेड बाय इट्स अर्निंग कैपेसिटी। एक्चुअल कैपिटलाइजेशन आप ये बोल सकते हो कि 12 लाख का है, और प्रॉपर कैपिटलाइजेशन के 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं 15 लाख बोल सकता हूँ अगर बुक्स के हिसाब से जाना है तो। अगर आप एक और अगर नज़रिया देखोगे तो आपकी मार्केट प्राइस भी होती है इक्विटी शेयर की। और अगर हम ये मान के चले फिलहाल, जैसे इक्विटी डेट का 12 लाख था ना यहाँ पे, आप एक काम करो सिर्फ इक्विटी का 12 लाख मानो, समझने के लिए इजी जाएगा। सो बुक्स में इक्विटी का 12 लाख दिख रहा है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, टोटल 1,20,000 के शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है। और इन 1,20,000 के शेयर्स की मार्केट प्राइस जो है, ये मार्केट प्राइस सर आपकी है लेट्स से 15। सो 15 इंटू 1,20,000 अगर आप करोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू आती है 18 लाख। क्योंकि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, आपके बुक्स में वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है अंडर कैपिटलाइजेशन है। मतलब रियल लाइफ में आपकी कंपनी की वैल्यू 18 लाख है, लेकिन बुक्स में सिर्फ 12 लाख दिख रही है, कम दिख रही है, अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, द सिचुएशन नॉर्मली हैपन्स विथ कंपनीज विच हैव इनसफिशिएंट कैपिटल। अभी एक तो मैंने वो बता दिया 12 और 15 के बीच का डिफरेंस। दूसरा, क्योंकि आपके पास में प्रोजेक्ट और डालना था, आपको मशीनरी और चाहिए थी, स्पेस और चाहिए थी, जगह और चाहिए थी, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है। इनसफिशिएंट कैपिटल बट लार्ज सीक्रेट रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेबल एप्रिसिएशन इन द वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड असेट्स बट नॉट ब्रॉट इनटू द बुक्स। ये फिलहाल छोड़ दो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। वही मैंने आपको जो फिक्स्ड असेट वाली कहानी बताई, 15 लाख 12 लाख। सो 12 लाख कम है, 3 लाख कम है, अंडर कैपिटलाइजेशन। दूसरा, 10 लाख का प्रोडक्शन और बढ़ाना था, जगह नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास में, नहीं बढ़ा पा रहे हो, अंडर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के। अब एक चीज़ दिमाग में डाल के रखो, ओवर कैपिटलाइजेशन यानी क्या सर? ओवर कैपिटलाइजेशन यानी कि मैं प्रॉपरली कमा नहीं पा रहा हूँ। अंडर कैपिटलाइजेशन यानी कि हाँ सर एक्स्ट्रा अर्निंग्स आ सकती है यहाँ पे, या आ भी रही होगी। ठीक है, ये दिमाग में रखो और अब ध्यान दो क्या होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन अगर कर लिया यानी कि आप अगर प्रॉपर नहीं कमा पाए तो उससे क्या होगा सर? अगर आप प्रॉपर नहीं कमा पाए तो आपकी अगर अर्निंग्स ही कम हुई तो आप जो डिविडेंड बांटोगे उसका रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में पैसा ही नहीं है बांटने के लिए। अर्निंग से ही बटेगा ना सब कुछ, डिविडेंड कहाँ से माइनस होता है? अर्निंग्स में से। अर्निंग सफिशिएंट होती तो डिविडेंड भी सफिशिएंट होता, अर्निंग सफिशिएंट नहीं तो डिविडेंड भी सफिशिएंट नहीं, और आप इंटरेस्ट भी नहीं बांट पा रहे हो। जो भी खर्चे फाइनेंस के होते हैं, डिविडेंड हो इंटरेस्ट हो, ये इनसफिशिएंट हो गए, रिडक्शन। और क्योंकि आप ये डिविडेंड नहीं बांट रहे हो मार्केट में न्यूज़ फैल जाती है कि आज तक तो 10 रुपये पर हर साल डिविडेंड बांटा जाता था, पिछले 2 साल से डिविडेंड नहीं बांट रहे, या बहुत रेट कम कर दिया, इंटरेस्ट का भी पेमेंट एक बार डिफॉल्ट हो गया, नहीं किया 1 साल का, तो इसकी वजह से मार्केट प्राइसेस जो है वो गिर जाती है। इसके बाद में आप विंडो ड्रेसिंग करते हो, क्योंकि मार्केट प्राइसेस गिर गई तो आप हो जाते हो पैनिक। आपको लगता है कि अगर कंपनी की इज्जत बचानी है, कंपनी की वैल्यू बचानी है, तो आप एटलीस्ट फेस पे कुछ तो आड़म तेड़म करते हो गलत काम, जिससे फेस पे दिखता है कि कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है। जैसे रामलिंगा राजू ले लो, रामलिंगा राजू था या राजू कोई तो था, सत्यम का जो बंदा था, डायरेक्टर था, उन्होंने क्या किया, कैश थी नहीं फिर भी बुक्स में दिखाया कि कैश है 2-4 हज़ार करोड़ की। तो बुक्स में जो फेस पे सबको दिख रही थी वो ऐसा दिख रहा था कि 4,000 करोड़ की कैश है। अब अगर कोई वहां जाके देखता तो पता चलता कि नहीं है कैश। तो जो फेस पे दिखती है, बुक्स पे दिखती है, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग करना यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए है, अगर पीछे जाके देखोगे तो कुछ नहीं है सर, या बेकार का एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, तो ये विंडो ड्रेसिंग करते हैं फिर। और उसके बाद में सम कंपनीज में ऑप्ट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। कुछ कंपनीज होती है जो कि हाँ ठीक है यार, मार्केट में वैल्यू कम है ना, हम 12 लाख दिखा रहे हैं, मार्केट में 10 ही लाख है तो 2 लाख से कम करनी चाहिए वैल्यू,
सो कुछ कंपनीज रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जाती है, लेकिन कई बार सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है और कंपनी बंद करनी पड़ती है। अंडर कैपिटलाइजेशन के सर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब ओवर कैपिटलाइजेशन में आपने किस तरह से सोचा कि अर्निंग्स कम है तो डिविडेंड कम है, इंटरेस्ट कम है, और क्योंकि डिविडेंड इंटरेस्ट कम है, मार्केट में न्यूज़ फैल गई तो मार्केट प्राइसेस गिर गई। मार्केट प्राइसेस बचाने के लिए विंडो ड्रेसिंग करो, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अब उस केस में सोचो, आपकी अर्निंग्स ज़्यादा हो रही है, और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके पास में कैपिटल नहीं है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अब अर्निंग्स अगर ज़्यादा होती है और आपको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए मार्केट में, तो पहले मार्केट में दिखाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है यार, आपकी कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छे से बांटती है, बहुत ज़्यादा बांटती है, इंटरेस्ट का पेमेंट भी बहुत ज़्यादा करती है या टाइम पे करती है, तो मार्केट से आप और पैसा उठा पाओगे, तो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा पाओगे। सो अंडर कैपिटलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? डिविडेंड का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। आपकी कंपनी के पास में 20 लाख का ऑर्डर है, लेकिन आप 10 लाख ही बना पा रहे हो। सो आप, ये एक अच्छी चीज़ है एक तरह से अंडर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि इससे पता चलता है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड है। सो इसीलिए डिविडेंड के रेट बढ़ गए आपके, ठीक है। उसके बाद में जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स है वो भी बढ़ गया। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो डिविडेंड का रेट ओवर कैपिटलाइजेशन में गिरा, अंडर कैपिटलाइजेशन में बढ़ा। मार्केट प्राइस शेयर की ओवर कैपिटलाइजेशन में गिरी, मार्केट प्राइस शेयर की अंडर कैपिटलाइजेशन में बढ़ी, एग्जैक्ट अपोजिट। एंड रियल वैल्यूज ऑफ द शेयर विल बी हायर देन द बुक वैल्यूज। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ये कि जो रियल वैल्यू है शेयर की, ये 15 रुपए, विच इज हायर देन द बुक वैल्यू विच इज 10 रुपीज, ठीक है, ध्यान दो अभी। अब बात करते हैं सर, मेंशन द कॉजेस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन होता किस वजह से है? क्यों आपका कैपिटल ज्यादा आ रहा था फिक्स्ड एसेट से? कितना था सर? 18 लाख था ना, और ये कितना था? 15 लाख था। क्यों? सबसे पहली चीज, रेजिंग मोर मनी थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स दैन द कंपनी कैन एम्प्लॉय प्रॉफिटेबली। आपने पैसा उठा लिया तो यहां तो आ गया कैपिटल में, लेकिन ये लग नहीं पाया फिक्स्ड एसेट्स में। मतलब आप लगा नहीं पा रहे हो, आपने ले तो लिया लोन, लेकिन घर में रख दिया। अरे कार लोन लेने के बाद में कार खरीदो तो समझ में भी आए, कार लोन ले लिया और घर में रख दिया तो नुकसान है। आपने अननेसेसरी लोन ले लिया। सो इसी, ये पहला है ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब। सोचो, अननेसेसरी इक्विटी शेयर उठा लिया, अननेसेसरी लोन उठा लिया, डेट उठा लिया, और उसका मैं एम्प्लॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट में? सिर्फ शेयर कैपिटल वाली साइड में दिखेगा। फिक्स्ड एसेट्स में तो मैंने डाला ही नहीं, क्योंकि मैं डाल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रोजेक्ट ही नहीं है मार्केट में। बोरोविंग ह्यूज अमाउंट एट हायर रेट दैन द रेट एट विच द कंपनी कैन अर्न। अब मैंने क्या बोला? इनसफिशियंट अर्निंग क्यों हुई? क्योंकि आपने 12% के रेट से लोन लिया, और अब आपको जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं मार्केट में कमाने के लिए, वो 8% अर्निंग दे रहे हैं, कोई 9 दे रहे हैं, कोई 10 दे रहे हैं। यानी कि आपकी जो बोरोविंग कॉस्ट है वो अर्निंग्स से ज्यादा है, इसीलिए ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। क्योंकि जिस पे आप 12% दे रहे हो, उस पैसे को 8-9-10% में थोड़ी लगाओगे, इससे तो नुकसान कंफर्म हो जाएगा। आप वेट करोगे कि भैया कोई और प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें मैं 15-20 कमा सकूं, तो वहां लगाऊंगा। आ रही बात समझ में? 12% से लोन लेके इंसान 10% की अपेक्षा नहीं करता। तो मैंने बोला था इनसफिशियंट अर्निंग, देखो है ना इनसफिशियंट अर्निंग। 12% देना पड़ रहा, 10% कमा रहा हूं, 2% की इनसफिशियंट है, अर्निंग कम है। एक्सेसिव पेमेंट ऑफ फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स सच एज गुडविल। अब क्या हो गया सर? आपने अननेसेसरी गुडविल के लिए पैसा दे दिया। गुडविल फिक्स्ड एसेट्स में ये जो है अब गुडविल, यहाँ से अगर आप पेमेंट करते हो, मान लो 5 लाख का, कैश को क्रेडिट करोगे और इधर 5 लाख का पेमेंट करोगे, और याद होगा तो गुडविल वुडविल जब क्रिएट करते तो रिजर्व्स वगैरह भी बढ़ाते हैं। तो अब जब ओवर कैपिटलाइजेशन आप निकालोगे तो रिजर्व्स काउंट हो जाएगा उसके अंदर में 5 लाख का, लेकिन गुडविल काउंट नहीं होता क्योंकि वो फिक्टिशियस असेट है। सो फिर कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा आपका। इम्प्रॉपर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। अब होता क्या है सर? मैंने क्या बोला आपको कि इधर दिख रहा है 18 लाख, इधर दिख रहा है 15 लाख, तो ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ ना।
अब फिक्स्ड असेट्स में 15 लाख दिख रहा है, यहाँ कैपिटल में 18 लाख दिख रहा। तो मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी कि एक्स्ट्रा रेस किया इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आया, लेकिन यहाँ ज़्यादा क्यों आया मालूम है? यहाँ ज़्यादा आने का मतलब ये नहीं कि सॉरी कि यहाँ पे ज़्यादा रेस किया होगा, ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पे कम चार्जेस लगाए होंगे। सो प्रोविजन अगर डेप्रिसिएशन का प्रॉपर नहीं है, सो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट सॉरी एंड रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स एंड कैपिटलाइजेशन। चलो ठीक है, छोटा मोटा है। अब ध्यान दो, व्हाट आर द पॉसिबल रेमेडीज इन केस ऑफ ओवर, अच्छा ये आपको आपकी बुक में ध्यान देना आप, व्हाट आर द पॉसिबल रेमेडीज इन केस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर रेमेडीज इन केस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अब ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया सर, बातें गई बाद में, अब बताओ करना क्या, मतलब मैं इस सिचुएशन का सुधार कैसे करूँ। सबसे पहले आप रीऑर्गेनाइजेशन करो। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, आप अकाउंट्स में पढ़ोगे, ये जो बैलेंस शीट है इसमें से फिक्टिशियस असेट्स, अननेसेसरी लॉसेस एंड ऑल दैट सब एडजस्ट कर देते हो और एक रियल पिक्चर दिखाते हो, तब जाके हो सकता है ये 18 लाख से गिर के, ये 18 लाख से गिर के आपका आ जाए 15 लाख के आसपास। ये चलो आपका 15 लाख 20 हज़ार भी आया ना, तो भी ओ प्रॉपर कैपिटलाइजेशन हम बोल सकते हैं। दूसरा बायबैक ऑफ शेयर्स, जैसे ही आप शेयर्स बायबैक करते हो तो एंट्री क्या होती है, ध्यान देना। एंट्री आपकी होती है कि आप तो जो इक्विटी शेयर का अकाउंट है ये हो जाता है डेबिट, और आपका कैश का जो अकाउंट है ये होता है क्रेडिट। तो बैलेंस शीट तो मैच करेगी, लेकिन ध्यान देना आपका ये जो इक्विटी वाला पार्ट है 18 लाख का, ये हो जाएगा कम। लेट से 3-4 लाख से या 3 लाख से आपने शेयर्स बायबैक कर लिए, तो शेयर्स बायबैक करने के बाद में यहाँ वैल्यू कितनी रह जाएगी, 15 लाख। और बताओ फिक्स्ड असेट्स पे बायबैक का कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, तो 15 लाख 15 लाख। तीसरा होता है रिडक्शन इन क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। रिडक्शन इन क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर, जैसे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। इक्विटी शेयर बायबैक से कम होता है, और अगर डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स के पास में आप जाओ, लोन वालों के पास में, और बोलो कि भैया 10,000 करोड़ तो मैं नहीं दे सकता, मैं आपको 9,500 करोड़ या 9,000 करोड़ दे दूंगा, और वो मान जाते हैं तो अच्छी बात, क्योंकि वो नहीं भी मानते तो उनका पैसा पूरा डूबने का नुकसान होता है। सो कई बार क्या होता है ना कि बैंक्स मान जाती है और ये 100-200 करोड़ तो ऐसे ही छूट जाते हैं पैसे। सो ध्यान दो, अगर वैसे रिडक्शन हुआ, अगर रिडक्शन हुआ पॉसिबल, तो ये जो 2 लाख की फिगर आपको दिख रही है ना, ये कम हो जाएगी। यहाँ नहीं, सॉरी, ये तो अंडर कैपिटलाइजेशन का एग्जाम था। ये 8 लाख की जो फिगर दिख रही है ये कम हो जाएगी अगर वो रिडक्शन के लिए मान गए तो, और ये कम हो गई 3 लाख से 100, 10 और 5 15, यानी कि प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। सो ये सब तरीके हैं सर। रेमेडीज़ फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन क्या आएगा, अगर आपकी कंपनी अंडर कैपिटलाइज्ड है तो व्हाट विल बी द रेमेडी? बहुत ही सिंपल सर, मैंने क्या बोला था, अंडर कैपिटलाइजेशन कब है? जब मार्केट प्राइस ज़्यादा है बुक वैल्यू से, जब आप डिविडेंड ज़्यादा बांट रहे हो। सो ध्यान दो, द शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड बी स्प्लिट अप। मैंने आपको कहीं तो एग्जाम्पल दिया था ना, ये देखो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, और मैंने कहा था कि 15 रुपये मार्केट प्राइस है और 10 रुपये उसकी बुक वैल्यू है। यहाँ पे आप कंपनी के शेयर्स को स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो, यानी कि एक शेयर के आप एक काम करो 2 हिस्से कर दो, या फिर आप एक काम करो, एक शेयर के 2 हिस्से करने के बजाय 2 शेयर के 3 हिस्से करो। जब 15 और 15 यानी कि 30 के आप 3 हिस्से करोगे तो 10 10 10 के 3 शेयर बनेंगे। स्प्लिट करना यानी कि हिस्से कर देना। अब अगर आपकी कंपनी में टोटल मान लो मान के चलो 3 लाख शेयर्स है, ठीक है, 3 लाख शेयर है, तो 3 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 इंटू 3 यानी कि 4.5 लाख कर दो उसको। सो 3 लाख इंटू 15 कितने थे? 3 लाख इंटू 15 थे आपके 45 लाख। अब 4.5 लाख इंटू 10 करोगे तो भी 45 लाख, तो 45 लाख ही है। लेकिन 3 लाख के केस में हर शेयर की प्राइस 15 दिख रही थी, उसको 10 से कंपेयर कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि देखो यार ये तो अंडर कैपिटलाइजेशन है। लेकिन अब अगर आप शेयर स्प्लिट कर देते हो 4.5 लाख में, तो 4.5 लाख में हर शेयर कितने का है? 10 रुपए का। बुक्स में भी कितना, मार्केट में कितना? 10 रुपए, बुक्स में भी 10 रुपए। ऐसे करके आपका टोटल जो ऐसा करके आपका अंडर कैपिटलाइजेशन आप हटा सकते हो।
दूसरा, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अगर आप स्प्लिट नहीं कर सकते तो और एक्स्ट्रा शेयर इशू कर दो। जैसे ही बोनस शेयर इशू करते हो पर शेयर वैल्यू मार्केट में गिर जाती है, मार्केट में गिरती है, याद रखना। इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर एज दिस विल रिड्यूस बोथ डिविडेंड पर शेयर एंड द एवरेज रेट ऑफ अर्निंग। क्योंकि अंडर कैपिटलाइजेशन में आप बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रहे थे, याद होगा तो आपको रेट हायर था। अब आपने बहुत सारे मतलब बोनस शेयर बांट दिए तो अब सबको डिविडेंड देना है, तो रेट जो है ये गिर जाएगा। डिविडेंड पर शेयर जो अमाउंट है, रेट तो सेम रहेगा, अमाउंट जो है वो गिर जाएगा। ये पॉइंट तीसरा नहीं है, ये दूसरे पॉइंट का ही आगे कंटिन्यू हो रहा है, बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। सो इसको कंटिन्यू में रखना बस सर। और तो क्या क्या चीज़ें बताऊँ मैं आपको। मेंशन द इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अब अगर किसी कंपनी के पास में ऑर्डर्स बहुत सारे हैं लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, 20 लाख के ऑर्डर आ गए लेकिन 10 ही लाख फुलफिल कर पा रहा है, इससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ध्यान दो, अगर मेरे को लगता है कि यार मोबाइल फ़ोन की मार्केट में डिमांड 100 लाख की है और एप्पल, सैमसंग और ये सब मिलके सिर्फ 70 लाख मोबाइल फ़ोन्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। दैट इज़ अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन। सो ध्यान देंगे। इसकी वजह से क्या होता है, इट एनकरेजेस एक्यूट कंपटीशन। हाई प्रॉफिटेबिलिटी दिख जाती है सामने वाले को कि डिमांड ज़्यादा है और मार्केट में सप्लाई कम है, तो नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें उतर जाते हैं। फिर और एमआई, फिर आप बोलोगे एमआई हो गया, उसके बाद में वन प्लस, ये सब फ़ोन मार्केट में उतर जाते हैं क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में। हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अब अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या हो रहा था सर, आप डिविडेंड ज़्यादा बांट रहे थे। एक सेकेंड ना हाँ, अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या हो रहा था कि आप डिविडेंड ज़्यादा बांट रहे थे। अब ज़्यादा बांटते हैं तो ये सबको दिख जाता है कंपनी में, और कंपनी में अगर ये दिख गया कि ओनर्स को ज़्यादा रेट से डिविडेंड बांटा जा रहा है, इसका मतलब कंपनी में बहुत सारा पैसा है। और अगर कंपनी में बहुत सारा पैसा है तो जो वर्कर्स का यूनियन होता है, जो काम करता है आपकी कंपनी के लिए, वो भी अपना पैसा या वेजेस बढ़ाने की मांग करेगा। सीधी सी बात है, हम मेहनत करके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और वो प्रॉफिट का रेट हायर किसको मिल रहा, ओनर्स को मिल रहा। हमको भी तो थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, उनको तो मिलना ही चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। नॉर्मली कॉमन पीपल जो है ये स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ध्यान दो, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो क्या होता है उसकी वजह से मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाती है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, 20 लाख की मैंने बोला था, सप्लाई कितना, 10 लाख का ही था, प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरी उतनी ही थी। और क्योंकि मेरी सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा है, तो मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएगी। मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाएगी तो आईफोन की प्राइसेस पे मार्केट में फ़ोन्स बिकने लगेंगे। अब आईफोन हर कोई ख़रीदना चाहता है लेकिन प्राइस उसकी 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसी प्राइस है। और जब लोग खरीदते हैं, जो कॉमन पीपल यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कंज्यूमर्स, इनको लगता है कि हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। मैनेजमेंट में रिसॉर्ट टू मैनिपुलेशन ऑफ शेयर वैल्यूज, इनवाइट मोर गवर्नमेंट कंट्रोल। और ऐसे केस में क्या होता है, जैसे अमेजोन आ गया, फिर ओला, उबर, ये सब आ गया। अब यहाँ पे कंपटीशन कम है, पैसा ज़्यादा दिख रहा है, तो गवर्नमेंट एंटर करती है, कंट्रोल लेती है, टैक्सेस ज़्यादा लगाती है, तो ये सब चीज़ें मार्केट में आना शुरू हो जाती है। ये सब अंडर कैपिटलाइजेशन के केस में होता है बहुत। लास्ट वाला पार्ट है एक्सप्लेन ओवर कैपिटलाइजेशन विज विज अंडर कैपिटलाइजेशन। सेम चीज़, हम अभी तक यही चीज़ डिस्कस करते आ रहे थे। आप ये वाला पार्ट खुद कर लेंगे और इसके साथ साथ सारा का सारा ख़त्म। जस्ट अ थेरी, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन होता क्या है, एक बार वापस से गो थ्रू करो, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढने में, क्योंकि इसका कोई एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। मैं ये ऐसा नहीं बोल सकता कि सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल को कंपेयर करो या सिर्फ अर्निंग्स ज़्यादा है कि कम है ये बताओ। दोनों को ध्यान में रखो, दोनों के एंगल से सोचो तो आपको समझ में भी आएगा। सो विद दिस वी एंड दिस एंटायर थेरी वाला पार्ट। इसके बाद हम शुरू करेंगे सर यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मैं आपको बताता हूँ 56 पेज में से मैं 28 कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी कि आधा हो चुका है कोर्स। अब 2 से 4 दिन में मैक्सिमम, 2 से 4 दिन यानी कि 2 से 4 लेक्चर नहीं बोलूँगा मैं, अभी क्वेश्चंस देखते हैं कितने, उस पर डिपेंड करेगा। टोटल 44 क्वेश्चंस है। सो 44 क्वेश्चंस में बता रहा हूँ मेरे को हार्डली 20 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। देखता हूँ, डिपेंड करता है। सारे वेराइटी वाले क्वेश्चंस मैं करा के दूंगा, जहाँ पे भी रिपीट आए क्वेश्चंस, हाँ यार ये तो मैं करा चुका हूँ, या हार्डली एक लाइन अलग है, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन सारे के सारे मैं होमवर्क के लिए दूंगा।
अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने होमवर्क के सारे क्वेश्चन आखिरी में रखे थे क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यही करना है। इस बार मैं नहीं कर पाया इसमें, इसीलिए मैंने सारे के सारे मतलब सारा इंक्लूड किया है अपने ही लेक्चर में। इसमें होमवर्क क्वेश्चन अलग से नहीं दिखेंगे, लेकिन इसमें तकरीबन 20 से 25 में होमवर्क क्वेश्चंस आपको दूंगा। लेक्चर बाय लेक्चर मैं बताते जाऊंगा कि ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ठीक है, और मैं कवर अप करता जाऊंगा। सो ध्यान देना, अगर आपको कहीं लेक्चर का नाम लिखा हुआ आता है क्वेश्चन नंबर 1 से 5, इसका मतलब 1 से 5 सारे मैंने सॉल्व कराया ऐसा नहीं है। फोर्थ और थर्ड हो सकता है मैंने होमवर्क दिया हो, क्योंकि वो उसी में कवर हो रहा है, इसीलिए मैंने उसको उसका नाम वैसे दिया है। सो 1 से 5, 6 से 10 ऐसा सीक्वेंस रहेगा तो आपको थोड़ा सा समझने में आसान जाएगा। सो मैं नाम शायद वैसे दूंगा, और अगर नाम मैंने अलग दिए या अजीबोगरीब नाम दिए कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, उसके बाद में 6, 9, 10, 15, 20 ऐसे नाम दिए, बीच में कुछ नाम मिसिंग रहे तो समझ लेना कि वो वाले क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ऐसा मत मानना कि सर वो क्वेश्चन के वीडियोज़ ही नहीं है। सो कोशिश मैं करूँगा सीक्वेंस वाइज रखूँ और आपको लेक्चर में बता दूँ कि कौन कौन से होमवर्क वाले हैं। सो आपको करना है, क्योंकि अब आप पे प्रैक्टिस करोगे आप जितनी ज़्यादा उतना आपके काम आएगा। 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट अब इसमें काम आएंगे सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के और कैपिटल स्ट्रक्चर में जो EBIT EPS एनालिसिस हमने देखा, ये आपका अच्छा हो गया ना। मैंने जो एग्जांपल दिए थे लास्ट लेक्चर में, जो 1 घंटे वाला वीडियो था, बहुत ही अच्छा है, उसमें उस पर ही सब कुछ बेस्ड है आगे। सो मैं तो सर रिक्वेस्ट यही करूँगा, आप खुद सॉल्व करो उसको और डायरेक्ट आंसर देखो, मैं स्लाइड्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको चाहिए तो आप एक बार मेल डाल देना मेरे पास में डायरेक्ट मेल डालने के लिए आप support@conferenza.in पे डाल सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द कॉन्फ्रेंजा MCQ ऐप। ये कॉन्फ्रेंजा MCQs ऐप CA इंटर, CA फाइनल, न्यू सिलेबस वालों के लिए है। CA फाइनल में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, CA इंटर में धीरे धीरे कंटेंट ऐड हो रहा है, एंड दिस इज़ अ गुड वे टू एनालाइज योर नॉलेज। एक बार आप कोई क्लास कर लेते हो, चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, तो कम टू द कॉन्फ्रेंजा MCQs ऐप एंड डू दैट चैप्टर and you will feel the confidence after that. So this is it for this. It is enough for this lecture, and then we'll meet in the next lecture with the questions of capital structure. Bye bye.